चलिए मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूँ और शर्त यह है कि आपको उसका उत्तर बहुत ईमानदारी से बिल्कुल सत्य सत्य देना है। एक बार ऐसा होता है कि आप यात्रा करने के लिए भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी क्षेत्र में, लेकिन भारतवर्ष के ही आप यात्रा करने चले जाते हैं और आपको एक व्यक्ति से भेंट हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके निकट आता है और आकर के आपसे एक प्रश्न करता है, परंतु वो जो प्रश्न करता है वो हिंदी में ना होकर के, किसी क्षेत्रीय भाषा में न होकर के वो अंग्रेजी में कर देता है। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से बोलनी नहीं आती है, आपको समझ नहीं आती है, लेकिन अधिकतम संख्या इन्हीं लोगों की है ना, अपने जैसे कि जो समझ तो लेते हैं परंतु बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो अधिकतम लोग जो कार्य करते हैं मैं वो बताता हूँ कि वो अपनी टूटी फूटी भाषा में उनसे जैसी भी अंग्रेज़ी आती है वो उसी में उसका उत्तर दे देते हैं। तो मेरा प्रश्न होता है कि भाई क्यों देते हो? आखिर क्यों देते हो? ये उत्तर आप दो ना। इसलिए क्योंकि सामने वाले ने अंग्रेज़ी में प्रश्न किया है, लेकिन वो अंग्रेज़ तो है नहीं, वो कोई विदेशी व्यक्ति है नहीं, भारतवर्ष का रहने वाला है। भले ही उसने इंग्लिश में पूछा है, फिर भी आप हिंदी में उत्तर नहीं दे करके इंग्लिश में ही देने का प्रयास कर रहे हो, जबकि आपको आती नहीं है। क्यों? तो संभवतः एक उत्तर ये हो सकता है कि ये थोड़ी हमें अमर्यादा लगेगी। नहीं, मर्यादा जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ और कारण बताओ, कोई बहाना हो। तो कुछ ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम थोड़े अनपढ़ और गंवार से लगेंगे क्योंकि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती और सामने वाला अंग्रेज़ी में पूछ रहा है। तो फिर क्या किया जाए ऐसे समय में? चलो इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न। आपको बंगाली आती है? सभी को, बंगाल वाले लोगों को छोड़ करके बाकी के लिए प्रश्न है कि आपको बंगाली आती है? नहीं आती है। गुजराती आती है? नहीं आती है। पंजाबी आती है? नहीं आती है। आप बंगाल घूमने गए हो और बंगाल में पहुंचते ही कोई बंगाली व्यक्ति और आपसे बंगाली में कुछ बातें करने लग जाए, क्या करोगे? आपको तो बिल्कुल भी बंगाली नहीं आती है, टूटी फूटी भी नहीं आती है। क्या करोगे? कहोगे ना कि हिंदी में बात करो भाई, आप भारत के हो, आपको हिंदी भी तो आती ही होगी। आप बंगाली बोल सकते हो क्योंकि एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं आती। और निस्संदेह आप बिल्कुल नहीं सकुचाओगे क्योंकि आपको लगता है अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ही ना है, ये तो क्षेत्रीय भाषाएं तो बहुत सारी हैं, विविध भाषाएं हैं, इसमें क्या शर्माना अगर हमें नहीं आती। और आप स्पष्ट रूप से कह दोगे कि भाई हिंदी में बात करो, नहीं आती हमें बंगाली। आप गुजराती नहीं आती आपको, गुजरात में जाओगे तो आप मना कर दोगे कि भाई गुजराती नहीं आती, हिंदी में बात कीजिए। तो वहाँ आपको अपने भारत की ही एक भाषा को मना करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ मना कर सकते हो। जब बंगाली है मना कर सकते हो, कोई संकोच नहीं। गुजराती नहीं आती, मना कर सकते हो, कोई संकोच नहीं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो लोग इतना संकुचित क्यों हो जाते हैं? क्यों मना नहीं कर पाते कि नहीं भाई हमें नहीं आती? चलो विदेशी व्यक्ति है तो मैं मानता हूँ कि टूटी फूटी, ताकि उसको समझ में आ जाए, क्योंकि भाषा का सीधा सा मतलब यही होता है, भाषा की परिभाषा ही यही है कि हमारे जो विचार हैं उनको हम वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा एक दूसरे तक पहुँचा सकें, ग्रहण कर सकें, वही भाषा है। तो भाषा का तात्पर्य बस उतना ही है, एक परिभाषा अगर उसकी देखी जाए तो। परंतु जहाँ भाषा में भाव जुड़ जाते हैं, अपनत्व जुड़ जाता है, तो वहाँ हमारा गर्व, हमारी सभ्यता, मर्यादाएं, बहुत सारी चीज़ें भाषा के साथ जुड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि इंग्लिश के लिए हम प्रायः मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ भाषाओं के प्रति, अंग्रेजी भाषा के प्रति कुछ हमारे मन में ऐसी बातें बैठ गई हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज आप इन सब शंकाओं से दूर हो जाओ। हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी आना एक बहुत आवश्यक है। हिंदी एक बार को आए ना आए, लेकिन अंग्रेजी आना चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है। अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ऐसा भ्रम है लोगों के मन में, परंतु ऐसा भी नहीं है। अगर आप गूगल भी करके देखो तो बहुत सी ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसी संस्कृतियाँ हैं जहाँ वो सब अपनी ही भाषा बोलते हैं। गिने चुने कुछ देश हैं, परंतु चूंकि वो बड़े देश हैं जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो इसलिए भाषा थोड़ा प्रभाव में है इस समय। परंतु छोटे छोटे अनेक देश हैं जहाँ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेज़ी से, उनके निजी कार्य भी सारे अपनी उनकी क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। तो मुझे
सभी भाषाएं प्रिय हैं, मुझे किसी भाषा से कोई ऐसी शत्रुता नहीं है। लेकिन अपने घर में रहते हुए अगर अपने बच्चे अपने घर वालों की बात ही ना समझें तो ये कैसा लगेगा। अगर भारत देश में उत्पन्न हो करके और हिंदी भाषा के प्रभाव को न समझे, हिंदी भाषा नहीं बोल पाए, तो वो मैं जो संकुचित होने की बात कर रहा हूँ कि ऐसा प्रायः होता है, सबके साथ जीवन में अनुभव होता है। मैं अपनी एक घटना बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय बैठा हुआ था और दक्षिण की तरफ जाने की तैयारी थी। अब देखिए मानसिकता क्या होती है, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत की तरफ मुझे जाना था। तो फ्लाइट में थोड़ा सा समय था, एक व्यक्ति आए और आकर के उन्होंने अनायास मुझसे इंग्लिश में प्रश्न कर दिया। बहुत वर्ष पुरानी बात हो गई, और अनायास जब उन्होंने इंग्लिश में उत्तर दिया तो मैं भी थोड़ा सा संकुचित हो गया। अच्छा, मेरी मानसिकता उस समय ये थी, मेरे मन में आया कि चूंकि ये व्यक्ति दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं, उनकी भी सेम फ्लाइट है, वो उसी भी यात्रा करने वाले हैं उसी हवाई जहाज़ से, तो स्वाभाविक है कि ये भी दक्षिण भारत की ओर जाने वाले। और जो 5 राज्य हैं दक्षिण भारत के, उनमें से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि है मतलब हिंदी भी बोली जाती है, परंतु वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जो तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उन सभी को ज़्यादा बोला जाता है। तो मेरे मन में मेरी मानसिकता ये हुई कि संभवतः ये हिंदी बोलने में सक्षम नहीं होंगे या इनको नहीं आती होगी, तो मैंने भी उनको उसी प्रकार से उत्तर दे दिया जैसे वो चाहते थे। तो 5-10 मिनट कुछ हमारी बात हुई, लेकिन उतने वर्षों के बाद भी आज तक मेरे मन में वो बात चलती रहती है कि मैंने उनसे ये पूछा क्यों नहीं कि क्या आपको हिंदी आती है कि नहीं, जबकि मेरा सीधा सा प्रयास रहता है। मुझे कोई भी मिलता है, बात करता है, तो प्रायः सब मिलते ही कोई व्यक्ति अगर मुझसे बात करे, ठीक है, आजकल तो एक स्वभाव बन गया है, इंग्लिश के कुछ शब्द, कुछ उर्दू फारसी के शब्द सब मिला करके ही बातें करने का वक्तव्य में हो गया है। परंतु मैं प्रायः अगर कोई पूरी तरह इंग्लिश बोले तो मैं कह देता हूँ कि आप हिंदी आती ही होगी, तो आप प्रयास कीजिए कि उसमें ही बात करो सभी। तो मुझे आज तक वो वर्षों से वो चीज़ एक मुझे ऐसा अनुभव दे गई कि उसने मुझे फिर एक नई आदत दे दी है, एक स्वभाव में आ गया है कि अब मैं देखता भी हूँ भारतवर्ष में कि कोई इंग्लिश बोलता है, मैं पूछ लेता हूँ हिंदी आती है कि नहीं, उसमें बात करो। क्या दुख है आपको, किस बात की शंका है, किस बात की शर्म है, निश्चिंत होकर के बोलो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है। अभी कुछ 2 दिन पहले हिंदी दिवस गया है और बड़ी सबने खूब शुभकामनाएं हिंदी दिवस की एक दूसरे को दे रहे थे। तो प्रायः सा मैंने देखा ही है कि हिंदी दिवस की शुभकामनाओं में लोगों को थोड़ा सा दुख भी रहता है कि हम लोग एक दिन बस हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और बाकी के दिन फिर हिंदी को भूल भी जाते हैं, भाषा को भूल जाते हैं। और मेरे विचार से कि अपनी भाषा को महत्व देना बोलचाल में और अन्य प्रकार से भी ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो इस हिंदी दिवस को मनाते हुए सब बधाइयाँ जब दे रहे थे तो मैंने 2 चीज़ों का अनुभव किया है कि हमारे समाज में समय के साथ 2 चीज़ें सदा बढ़ती रहती हैं, एक संस्कृति और एक विकृति। तो आज 2021 में जब हम जी रहे हैं तो उसमें भी कुछ संस्कृति और कुछ विकृति दोनों में परिवर्तन आए हैं। संस्कृति भी अपनी और कुछ स्थानों पर बढ़ी है और विकृति भी अपने स्थानों पर कुछ बढ़ी है। तो संस्कृति और विकृति में दोनों में क्या क्या बढ़ा है, किन चीज़ों का थोड़ा सा घटना हुआ है, उस विषय में मुझे लगता है आप सब लोग समझ लीजिए कि क्या बढ़ा है। अगर बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति में लोग धर्म के विषय में पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए, धर्म को जानने की इच्छा बढ़ने लगी है। विशेष करके जो युवा वर्ग है, जिनके जीवन का अभी द्वितीय पड़ाव है, जिन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया है, हमारे देश का युवा अब धर्म की ओर बढ़ चला है। वो अब आंख बंद करके धर्म को मानता नहीं है, बल्कि वो धर्म को जानने की इच्छा रखता है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि जब धर्म को जान करके तब उसमें प्रवेश करते हैं, तब वो पाते हैं कि वास्तविकता में सनातन धर्म आंख बंद करके लिखा हुआ धर्म नहीं था। हमारे जनजीवन की, हमारे आम जीवन की, सामान्य से जीवन को देख करके और पूरा हमारे जीवन के ऊपर एक एक बात धर्म में लिखी गई है। 16 संस्कारों की बात करें, चाहे यज्ञों की बात करें, सबके पीछे लॉजिक थे, कारण थे, उद्देश्य थे कि क्यों इनको लिखा गया था, क्या उसके पीछे कारण था और उनसे क्या प्रभाव था, वो लिख करके कि बताया गया कि क्यों करें। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज के समय में हमारे जो युवान हैं वो धर्म के प्रति बढ़ने लगे, जागरूक हो रहे हैं। और इसका प्रमाण एक बहुत बड़ा है।
कई प्रमाण हैं। अगर आप देखें कि जिस समय हमारे भारतवर्ष के जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो ऐसे नेता राजनेता जो कभी भी धर्म कर्म की बात नहीं कर सकते थे, हिंदू धर्म सनातन धर्म के जो सदा थोड़े से विरोधी दिखाई दिया करते थे, जब वो भी चंदन लगा के माला पहन करके और वोट मांगने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लें, तो समझना कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इसका मतलब उनकी संख्या बढ़ गई है जो अब धर्म को मानने लगे हैं, जो ये देखने लगे हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो रक्षा कर सकता है, हमारे धर्म की रक्षा करता है, हम समाप्त न हो जाए, हमारी संस्कृति जो उसकी रक्षा करता है, तो उनको भी आना पड़ता है इधर। ये पहचान है एक। जब आपको दिखने लगे कि जो लोग पहले धर्म की बात आते ही जो वास्तविक धर्म है उसको भी पाखंड से जोड़ करके, उसको भी अनर्गल प्रलाप बता करके पाखंड बता दिया करते थे, आज जब वो लोग भी शांत रहने लग जाएं और अगर वो कहीं बोले भी तो 4 युवा खड़े होकर के धर्म का वास्तविक स्वरूप उनको समझाने लग जाएं, तो समझ लेना कि युवा जागरूक हो रहे हैं और आंख बंद करके धर्म पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो जितने धर्म हैं उन सभी को पढ़ करके, समझ करके और हर एक धर्म में क्या लिखा है इन सब बातों को जान करके जब वो अपना निर्णय दे रहे हैं और तब वो पालन भी कर रहे हैं कि नहीं ये धर्म है और इस धर्म में ये बातें लिखी हैं, इस धर्म का ये लाभ है। जब इस प्रकार से युवा करने लग जाएं तो समझ लेना कि देश उन्नत व्यवस्था की ओर जा रहा है, देश उन्नति की ओर है, प्रगति की ओर है। समाज अगर संस्कृति की ओर जाता है, प्रगति करता है, तो उसके साथ साथ वो विकृति की ओर भी जाता है, ये भी स्वाभाविक है और अनादिकाल से ये चले आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कलयुग आने से ही ऐसा कुछ हुआ है, अनादिकाल से सतयुग भी रहा हो या द्वापर रहा हो, जिन्हें हम मानते हैं हमारा काल रहा था पूर्व काल में, हर एक युग में हम लोग मानते हैं कि दोनों प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, तो पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, सत्कर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं। तो ये तो अनादिकाल से चले आ रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये अगर आप धर्म ग्रंथों को या प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तो सदा सदा से रहा है। बस समय ये होता है कि कभी कभी विकृति ज़्यादा मात्रा में हो जाती, कभी कभी संस्कृति ज़्यादा मात्रा में हो जाती। और कली काल में मैंने संस्कृति की बताया कि एक बार डूबा, उसके बाद फिर खड़े हुए और आज समय जो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे नज़रिए से, अब धर्म के उत्थान का समय चल रहा है। इस समय सभी युवा धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म को जान रहे हैं और धर्म के विषय में बोलना सीख गए हैं। बात अगर मैं विकृति की करूं, हाँ, देश में एक विकृति जरूर आई है जिससे मुझे लगता है बचना चाहिए सभी को, और हमारे लाखों करोड़ों युवा आज उस विकृति को मानते हैं कि ये हाँ हमारे समाज में एक विकृति के रूप में है। वो है स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाना। जब आपको स्वतंत्रता मिली है तो उसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमर्यादित हो जाएं। स्वतंत्रता होने के बाद भी आपको मर्यादा में तो जीवन जीना ही चाहिए। स्वतंत्रता मिली है, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम स्वतंत्र विचारों वाले हैं, ये विचार करके अगर आप अपने जीवन का रहन सहन, खान पीन ये सब बदल देंगे तो वो उचित नहीं है। आप स्वतंत्र हो उसका ये तात्पर्य तो नहीं है कि आप राह चलते व्यक्ति को भी बुरा भला कह सको, किसी को थप्पड़ मारते चल सको। हम तो स्वतंत्र हैं, वहां भी तो आपको एक मर्यादित जीवन जीना होता है, चाहे वो आपका रहन सहन में हो। स्वतंत्र होने के बाद भी मर्यादाएं तो हमारा धर्म सिखाता है ना, मर्यादाओं के बंधन में रहना तो बहुत आवश्यक होता है एक अच्छे जीवन के लिए। एक आपके भी मन को उसमें संतुष्टि ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि धर्म की जो मर्यादाएं हैं अगर उनमें कोई बंध भी जाए तो उससे किसी को दिक्कत नहीं है। पहले बड़े प्रश्न हुआ करते थे कि हमारे कपड़े पहनने को लेकर के इतने ज़्यादा बंधन क्यों दिए जाते हैं, छोटे कपड़े बड़े कपड़े। मुझे हंसी आती थी, ये क्या बात कर रहे हो आप। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं लड़कियों के छोटे बड़े कपड़े, बात लड़की और लड़के की है ही नहीं। हम तो कहते हैं चलो सभी संभाव हैं, सब एक स्वरूप में हैं। लेकिन अगर एक बात बताइए, आप कथा में आते हो, मंदिर में जाते हो, तो क्या वहाँ कोई लड़का भी अगर वो नीचे क्या बोलते हैं उसको, कैपरी वगैरह आती ना हाफ वाली, वो पहन करके जाए तो क्या वो सभ्य लगेगा? आप लड़का हो या लड़की उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ मर्यादा की आवश्यकता है वहाँ मर्यादा रखनी ही पड़ेगी। जब आप एक सभ्य व्यक्ति से मिलने जाते हो, परमात्मा के दर्शन करने जाते हो, तो लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो आज भी इतने सारे मंदिर हैं कि वहाँ लड़के क्या, हम स्वयं भी बनियान पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं करते। मैं स्वयं दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करने जब जाता हूँ
तो मैंने वहाँ पर देखा है कि हम स्वयं ये कुर्ता पहन करके जाते हैं, कुर्ता नहीं पहनने देते। तो गर्भगृह में अगर अंदर जा कर के दर्शन करने तो हम ये कुर्ता बनियान सब उतार करके और सिर्फ धोती और ये दुपट्टा लेकर के तब अंदर प्रवेश करते हैं। और अगर कोई भी आ जाए तो हम स्वयं उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि जो मंदिर के अंदर जो मर्यादा है, जो व्यवस्था है, उसको हम बनाए रखें। तो ये एक विकृति है समाज में कि स्वतंत्रता के नाम पर और धर्म की बहुत सारी मर्यादाओं को तोड़ देना। क्योंकि देखिए, कुछ कार्य ऐसे हैं कि अगर वो आप घर में ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से कार्य ऐसे हैं, आप मेरी भावना समझ सकते हो, कि अगर घर में रह करके ही कुछ कार्य अंदर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। समाज में जब आप आते हो तो मैं कहता हूँ कि हाँ, आपको एक धर्म का आवरण ओढ़ लेना चाहिए। घर में आप कैसे भी पड़े हो, कौन पूछता है, खूब आनंद से रहो, जैसे इच्छा करे वैसे रहो, लेकिन मर्यादा से जब बाहर निकलो तो मर्यादा की चादर ओढ़ना बहुत आवश्यक होता है। और मर्यादा को ग्रहण करने से आप सभ्य ही कहे जाओगे, और मर्यादा से जब भिन्न हो जाते हो तब असभ्य ही कहलाओगे। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। एक सभ्य व्यक्ति बनना है, एक सम्मानीय पुरुष बनना है तो थोड़ी मर्यादा का पालन तो बहुत आवश्यक है। तो मैं कथा तक सीमित रहने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन कथाओं के मध्य से आप ज्ञान और विवेक को जागृत करते रहो, क्योंकि भक्ति महारानी भी अपने बेटे ज्ञान वैराग्य के बिना दुखी रहती है, उनकी वृद्धावस्था पर दुखी रहती है। पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि भक्ति तो एक और जहाँ पुष्ट हो ही रही है हमारे भारतवर्ष में, उसके साथ साथ हमारे सभी युवाओं में या सभी भारतवर्ष के लोगों में ज्ञान और विवेक का उदय होने लगा है। वो देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्ञान और विवेक दोनों जागृत हो रहे हैं हमारे। और यही मुझे चाहिए, यही मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर एक युवान ज्ञान वैराग्य को जगा करके चले, ज्ञान विवेक के साथ में ही जीवन जिए। तो हमारी जो भारत की आज की व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। प्राचीन जो इतिहास हमने पढ़ा है उसके साथ साथ कुछ नया इतिहास भी। इतिहास को लेकर के मेरे मन में एक और शंका है कि जहां आज हमारे पास सोशल मीडिया जैसी वस्तु है, जहां हर एक व्यक्ति उपलब्ध है, हर एक व्यक्ति उपस्थित है, तो आज इसके कुछ घाटे भी हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इतिहास का वर्णन कर दिया जाता है जो कभी घटित ही नहीं हुआ। तो इसका क्या उपाय है? देखिए, इसके कुछ ही उपाय हैं। या तो आप कुछ प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही इतिहास को पढ़ा जाए, एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ लिखा गया हो तो ऐसे निष्पक्ष जो लेखक हैं उनकी लिखी हुई कलम को देखो तो प्रायशः हमें थोड़ा अच्छे से जानने को मिलता है इतिहास के विषय में। मैं कई बार चर्चा करता हूँ कुछ बातों की, तो मुझसे ही कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते ना कि वहाँ कुछ अलग विषय में पढ़ा था, यहाँ कुछ। तो स्वाभाविक सी बात है, ना आप उस समय उपस्थित थे, ना मैं उस समय उपस्थित था, ना आपने वो सब होते देखा था, ना मैंने होते देखा था। बस इतना सा है कि आपने जो पढ़ा है वो भी किसी का लिखा पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो भी किसी का लिखा पढ़ा है। ये हो सकता है कि आपके लिखने वाले और मैंने जो पढ़ा है उसको लिखने वाले दोनों में कुछ भेद रहा होगा, दोनों ने अपनी अपनी मिर्च मसाला लगा करके लिखा होगा। तो आपको थोड़ा सा अलग पढ़ने को मिला, मुझे अलग पढ़ने को मिला, तो हम दोनों को उसमें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों को आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि जो पुस्तक मैंने पढ़ी एक बार उसको आप पढ़ें और आपने जो पढ़ा है एक बार उसको मैं भी पढूं। फिर हम दोनों मिल करके और उस दोनों पुस्तकों को देख सकते हैं कि दोनों में क्या भेद है और क्यों भेद हैं, और लिखने वाले की मानसिकता उस समय क्या रही थी, क्या उसके विचार में पक्ष थे, कहाँ से वो निष्पक्ष था या कहाँ वो पक्षधर था। ये बात विचार करके ही हम किसी निर्णय पर पहुँच देते हैं। आजकल लोग बड़ी लड़ाई करते हैं, एक कहता है ऐसा हुआ, एक कहता है ऐसा हुआ। 20-20 साल के बच्चे, 25-25 साल के बालक 80 साल पुरानी घटनाओं पर लड़ाई करते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा हुआ था। दूसरा कहता है तुम गलत कह रहे हो। और सत्यता ये कि दोनों ही उस समय में उपस्थित नहीं थे, दोनों ही कहीं ना कहीं पढ़ी हुई बातों को कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ वाद विवाद के नहीं, संवाद के व्यक्ति बनो, निर्णय पर पहुँचो कि हुआ वास्तविकता में क्या था, और वो निर्णय तभी होगा जब आप सभी चीज़ों को पढ़ोगे। ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी शिक्षा पद्धति क्या है, अब वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ लिखा भले पक्षधर होकर के गया हो, लेकिन पढ़ाते समय वहाँ सबको निष्पक्ष रहना पड़ता है। जो विषय में आ गया है, जो सत्ताधारी पक्ष ने, जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो निर्धारित कर दिया है, पढ़ाना वही है आचार्य को, टीचर को।
तो अध्यापक बस वही पढ़ाते हैं, उन्हें निष्पक्ष होकर के पढ़ाना पड़ता है। तो ये आवश्यक है कि जब मैंने कहा ना अभी संस्कृति बढ़ने लगी है, युवान बढ़ने लगे हैं, गलत चीज़ों का विरोध होने लगा है, जिन्होंने कभी हमारे देश पर अत्याचार किए, जिन्होंने कभी हमारे देश पर आकर के हमें लूटा या हमारे देश को बहुत सारी हानि पहुंचाई या हमारे माताएं बहनें भाई बंधु सबको बहुत कष्ट दिए, उनका महिमा मंडन जो वर्षों से होता आ रहा था, समय के साथ में वो महिमा मंडन भी धीरे धीरे कम होने लगा है। तो अब जो नई नई शिक्षा पद्धति है उनमें धीरे धीरे कुछ अच्छी बातें भी उसमें बढ़ाई जाने लगी हैं, लिखी जाने लगी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी कुछ लोगों को मेडल मिला, भारतवर्ष के बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेकर के आए और बहुत शीघ्र ही बड़े गर्व के साथ में उन सभी का नाम जो पहलवानी में थे, कुश्ती में थे, जो भी थे, उन सभी का बहुत अच्छे से नाम पुस्तकों में आया है और छोटे बच्चों की 5वीं 6ठी कक्षाओं में सब उनको पढ़ाया जाने लगा है। ये बहुत अच्छा है। ये आवश्यक है कि जो वास्तविकता में देश का नाम बढ़ा रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको लिखा जाए। जिन्होंने देश के साथ क्या किया, कैसे किया और वास्तविकता में हम जानते भी नहीं हैं। अब जो इतिहास पढ़ाया जाएगा वही तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो प्रयास करो कि जीवन में कुछ स्वयं से भी पढ़ते रहा करो और अपने बच्चों की पुस्तकें भी पढ़ते रहा करो। देख लिया करो एक बार क्या उसमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है आप भी उसे पढ़े थे या आपके पढ़े इतिहास से आज का जो इतिहास है वो कुछ विभिन्न है। दो ही बात मिलेंगी, या तो पहले से बदल करके कुछ गलत आ गया होगा या पहले से बदल करके कुछ सत्य हो गया होगा। तो इसका अनुभव ज़रूर आप जीवन में कभी कभी करते रहना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको भी एक नया अनुभव मिलेगा ये पढ़ करके। तो बहुत आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति में धीरे धीरे बदलाव होते रहें, जो आने वाले भारतवर्ष के लिए गर्व के क्षण होंगे, भारतवर्ष को जानने के लिए, भारतवर्ष के वीरों को जानने के लिए, कि जैसे हमारे भारतवर्ष में जितने भी राजा हुए जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए, जिन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किए, अगर बच्चों को उन्हीं के विषय में पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने बच्चों को वीर बनाइए, साहसी बनाइए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ क्या करते हैं कि छोटा सा बच्चा अगर कुछ ज़्यादा गलती करता है तो उसको बचपन से डराने लग जाते हैं। अरे वहाँ नहीं जाना, भाऊ आ जाएगा, वहाँ नहीं जाना, वो कर लेगा। ये छोटी छोटी बातों से बच्चे को हम प्रारंभ से ही एक भयभीत कर देते हैं और आजीवन पर्यंत वो फिर डरपोक ही बने रह जाता है। बच्चे को शुरू से साहसी बनाइए, प्रारंभ से भरत के जैसा बनाइए, दुष्यंत कुमार के जैसा बनाइए जो शेर के दांत गिन लिया करे। ऐसे बच्चे को बनाइए। हम ऐसे भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं, भारत की ऐसी व्यवस्था को देखना चाहते हैं। आशा है कि बहुत शीघ्र हम भारतवर्ष के उन क्षणों को भी देख पाएंगे। हमें गौरवशाली भारतवर्ष के उस चित्र का भी दर्शन करना है और शीघ्र ही करेंगे, ये मेरी आशा है। तो कुछ भारतवर्ष के विषय में और कुछ सांस्कृतिक बातों को लेकर के मैं फिर से आपसे चर्चा करना चाहूँगा, फिर से कुछ बातें और बताना चाहूँगा। और जिनको लगता है कि हम अंग्रेज़ी तो बस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्कोप हैं, तो मेरी बात सुनिए, अंग्रेज़ी अवश्य पढ़िए, डच भी पढ़िए, स्पेनिश पढ़िए, और भी जितनी भाषा, जैपनीज़, चाइनीज़ जो पढ़नी है पढ़िए, लेकिन स्वयं भी हिंदी को मत त्यागिए। क्योंकि अगर बात बोलने की आए ना, तो देखो हिंदी जैसी जो भाषा है, इतनी प्रिय और मधुर भाषा, और अगर स्कोप की बात करते हो तो कुछ समय रुकिए, एक दिन आएगा कि आप लोगों को फिर संस्कृत में भी स्कोप अच्छे से दिखाई देगा और फिर वहाँ भी दुनिया दौड़ेगी। वो समय भी बहुत शीघ्र आने वाला है। तो मेरे विचार से तो आप सभी भाषाओं का अध्ययन कीजिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी पढ़िए, लेकिन जब भी घर में रहो, पूजा पाठ करो, भोजन करो, सब परिवार के एक साथ बैठो, उस समय सभी हिंदी का प्रयोग करते रहा करो, अधिक से अधिक हिंदी बोलने का ही प्रयास किया करो। बस इन्हीं चर्चाओं के साथ में मैं विश्राम देता हूँ आज की चर्चा को। तो आप सभी खूब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें और भगवत कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी ही कामना के साथ आज मैं चर्चा को विश्राम देता हूँ। कल पुनः फिर चर्चा करेंगे, फिर किसी विषय पर कुछ धर्म चर्चा करते हुए मिलेंगे। आइए, आज मैं सभी आपको बहुत बहुत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे।